Good morning, students. In this lecture, we will discuss about power spectral density calculation of polar NRZ code. Before this lecture, we already discussed about power spectral density calculation of unipolar code and bipolar code. ठीक है, तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी बात करूं तो बेसिकली यही तीन टाइप के कोड्स होते हैं ना. वन इज बाइपोलर, अनदर वन इज यूनिपोलर एंड द थर्ड वन इज पोलर. तीनों में डिफरेंस है. यूनिपोलर में सिर्फ एक ही पोलैरिटी होती है, पोलर में दो पोलैरिटी होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्लियर है. लेकिन जब मैं बाइपोलर की बात करता हूं तो बाइपोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा जीरो लेवल भी एग्जिस्ट करता है ना. तो याद रखिएगा, जब हम यूनिपोलर कोड स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे हम लोग तीन डिफरेंट पोलैरिटी स्टडी किए थे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, है ना. लेकिन जब हम पोलर कोड की बात करते हैं तो पोलर कोड में सिर्फ दो ही पोलैरिटी होती हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. क्लियर है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. We already discussed when we calculate power spectral density, then we have to follow the following three steps. These are: first we need to calculate the Fourier transform of NRZ pulse. ठीक है. सबसे पहले अगर मुझे पोलर एनआरजेड फॉर्मेट की अगर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने बोली गई है, अगर मुझे पोलर एनआरजेड कोड की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने बोली गई है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनआरजेड पल्स फर्स्ट. अगर मुझे यहाँ पे पोलर आरजेड कोड की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालनी होती, देन वी फर्स्ट कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आरजेड पल्स. ठीक है. क्लियर आप लोगों को. हम किसको स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं पोलर एनआरजेड. दैट्स व्हाई फर्स्ट वी कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनआरजेड, देन वी कैलकुलेट ऑटो कोरिलेशन ऑफ पोलर, देन बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड ऑटो कोरिलेशन वी कैन गेट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. ठीक है. आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. वही तीन स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप we calculate Fourier transform. In second step we calculate polar behavior, because we have to calculate power spectral density of polar. That's why we are calculating the autocorrelation of polar. ठीक है. अगर क्वेश्चन में आप लोगों को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ बाइपोलर बोला जाता है, देन एट दैट इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द ऑटो कोरिलेशन ऑफ बाइपोलर. ठीक है. जो भी क्वेश्चन में डिजायर्ड है या जो भी हमें निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें ऑटो कोरिलेशन निकालना है, ऑटो कोरिलेशन पोलर का निकालना है कि बाइपोलर का निकालना है. क्लियर है. नाउ in third step, by using the first two step, we calculate the power spectral density, because power spectral density is nothing but the Fourier transform of autocorrelation. autocorrelation का एक Fourier transform है. ठीक है. अगर मैं इसको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कुछ भी नहीं है, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एक्सिस में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. अगर मुझे फ्रीक्वेंसी एक्सिस में किस फ्रीक्वेंसी पे कितना पावर जनरेट हो रहा है पल्स का, उसे अगर कैलकुलेट करना, देन वी हैव टू कैलकुलेट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फर्स्ट. बात क्लियर है यहाँ तक. तो सबसे पहले अभी हमें बोला गया है पोलर एनआरजेड. तो सबसे पहले पोलर एनआरजेड पल्स होती कैसे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. क्लियर है यहाँ तक. जैसे अगर मेरे पास एक क्लॉक पल्स है ना, ये क्लॉक पल्स है और ये हमारा इनपुट है. हमारा ये जो पल्स है वो हमारा लाइन कोड्स कैसे जनरेट होता है, मैंने आपको बताया था. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ वी गेट द लाइन कोड्स, है ना. मैंने आप लोगों को पहले बताया था. लाइन कोड्स इज नथिंग बट वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 एंड 0, है ना. अगर किसी भी 1 एंड 0 को अगर मैं वेव फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं तो वही हमारा लाइन कोड है. क्लियर है. जैसे जब हम पोलर एनआरजेड की कोड की बात करते हैं, तो बिकॉज ऑफ एनआरजेड ये जो हमारा लेवल है वो 0 पे रिटर्न नहीं होता. ये पूरी की पूरी टीबी टाइम बिट्स को कंसीडर करता है, कंज्यूम करता है. ठीक है. तो एक पल्स हमारी हाफ टाइम इंटरवल तक 1 होती है, हाफ टाइम इंटरवल तक 0 होती है. तो अगर कभी भी मैं एनआरजेड पल्स का कैलकुलेशन करूंगा तो एनआरजेड पूरी की पूरी टीबी टाइम इंटरवल तक एक ही लेवल को फॉलो करेगी, वो 0 पे नहीं आएगी. लेकिन अगर इसी की जगह मुझे आरजेड को कैलकुलेट करना होता था तो हाफ टाइम इंटरवल तक वो उस लेवल के करस्पॉन्डिंग उस डिजिट के करस्पॉन्डिंग लेवल को रिप्रेजेंट करता और हाफ टाइम इंटरवल के बाद वो 0 में आ जाता. लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एनआरजेड स्टडी कर रहे हैं, दैट्स वाई पूरे की पूरी टीबी टाइम इंटरवल तक हम उसके लेवल को कैप्चर करके रखेंगे. ठीक है. ओके. अब ये तो मैंने एनआरजेड की बात कर दी. अब हो गया पोलर, है ना, क्योंकि जो हमारे लाइन कोड होता है वो दोनों को मिला के बताया, एनआरजेड एज वेल एज पोलर. अब पोलर की बात करते हैं, है ना. मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि पोलर में दो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. जब मुझे 1 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है. तो जब हमें 1 को रिप्रेजेंट करना होगा, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द पॉजिटिव वेव फॉर्म.
क्लियर है? सेम एज जैसे हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है तो फिर से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वेव फॉर्म बनाई है। अगर मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव वेव फॉर्म बनाएंगे। क्लियर है? और पूरी की पूरी टीबी टाइम इंटरवल तक हम लोग इसलिए एक लेवल को कैप्चर करके चल रहे हैं क्योंकि ये एनआरजेड पल्स है। अगर ये आरजेड रहती तो मैं हाफ टाइम इंटरवल तक 1 में रहता, उसके बाद हाफ के बाद 0 में आ जाता, फिर से उसके बाद 1 के लिए फिर से हाफ तक 1 में रहता, हाफ के बाद फिर से 0 में आ जाता, 0 के लिए हाफ तक 0 में रहता, उसके बाद तो मैं 0 में हूँ ही, उसके बाद पूरी की पूरी ये 0 पे रहता। ठीक है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरजेड पल्स एंड एनआरजेड पल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके। तो जब मुझे ये पल्स मिल जाती है, जब मैं जान जाता हूँ कि पोलार पल्स क्या है, एनआरजेड पल्स क्या है, तब इसका फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना काफी इजी हो जाता है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी की पूरी टीबी टाइम इंटरवल तक वो एक लेवल को कैप्चर करके रखता है, अगर कभी भी मैं एनआरजेड पल्स की बात करता हूँ। ठीक? तो जब हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है ना बेटा, जो पूरी टीबी के टाइम इंटरवल का जो भी हमारी वेव फॉर्म है, उसको हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड दोनों साइड मूव कराते हैं। Because when we calculate Fourier transform at that time the limit extend from negative to positive, है ना? And that's why we are considering the level in positive side as well as in negative side। ठीक है? मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं ये बात कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल टीबी है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरवल है टीबी, है ना? तो ये 0 से लेकर टीबी टाइम इंटरवल तक पूरे एक लेवल है। तो मैं 0 से टीबी ना लेकर मैं उसको लूंगा माइनस टीबी बाई 2 से लेकर प्लस टीबी बाई 2। कैसे? मैं कुछ उससे कुछ ऐसा बना सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पूरे के पूरे एक लेवल को मैंने कैप्चर करके रखा है। तो हम जो भी एनआरजेड वेवफॉर्म है, एनआरजेड वेवफॉर्म को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? नाउ वी आर यूजिंग द इक्वेशन of calculating Fourier transform. Now this one is the equation that we use for calculating the Fourier transform of any signal xt. Here we consider this waveform as xt, है ना? Here we consider this waveform as xt, and the amplitude of this waveform is 1. So when we represent this waveform mathematically, at that time we only consider the amplitude here. That's why we are written 1 instead of xt, है ना? तो जब भी हमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना होता है, जब भी हमें मैथमेटिकली किसी भी पल्स के बिहेवियर को डिस्कस करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उसके एम्पलीट्यूड को लेके चलते हैं, हम उसके पावर को लेके चलते हैं, हम उसके वोल्टेज को लेके चलते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? तो जो भी इसका एम्पलीट्यूड है 1, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग xt इक्वल्स टू 1। तो मैंने xt की जगह यहाँ पे 1 रख दिया, क्योंकि माइनस टीबी बाई 2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक हमारी वेव फॉर्म 0 है, प्लस टीबी बाई 2 से प्लस इनफाइनाइट तक हमारी वेव फॉर्म 0 है। दैट्स व्हाई वी स्प्लिट we ignore the limit that extend from minus infinite to minus tb by 2 as well as plus infinite plus tb by 2 to plus infinite। हम उसको इग्नोर करते हैं। हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ माइनस टीबी बाई 2 से लेकर प्लस टीबी बाई 2 तक की लिमिट, बिकॉज हमें इसी एक लेवल में हमें 1 मिल रहा है। बात समझ में आई यहाँ तक? और अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन मतलब ये होता है कि इस टाइप की बहुत सारी वेवफॉर्म, तो पूरी की पूरी जो एक स्ट्रीम है उसका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किए, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिमिट पुट अप करनी पड़ेगी प्लस टीबी बाई 2 और माइनस टीबी बाई 2। जब हम ई रेस्ट पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी का इंटीग्रेशन किए, तो टी के साथ जितना भी टर्म है वो हमारा ई एक्सपोनेंशियल में जितना भी पावर में हमारा टर्म है वो सब सामने आ गया। ठीक है? नाउ इन सेकंड स्टेप वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो जब वैल्यू लिमिट की वैल्यू पुट अप की, तो ये 2 और डिनोमिनेटर का 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। 2 आपको पावर में दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। ठीक है? तो जब हम इसको सॉल्व किए तब हमें कुछ ये फॉर्मेट मिला। अब आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे ई रेस्ट पावर थीटा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2j रहता है, तो हम उसको साइनोसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2j का टर्म है, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू अ साइनोसॉइडल फॉर्म, है ना? इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग इजीली साइनोसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें डिनोमिनेटर में j मिलेगा। Clear? Now, by using the some mathematical property, we can also convert this sin function into sinc function, है ना? sin function और sinc function में के लिए क्या करना होता है? अगर ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म अगर डिनोमिनेटर में भी रहता, तो इस साइनोसॉइडल फॉर्म को मैं डायरेक्ट sinc function कह सकता था। तो अब इस डिनोमिनेटर फॉर्म को रिप्रेजेंट मुझे इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट लाने के लिए क्या करना होगा? मुझे टीबी का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म और डिनोमिनेटर पार्ट आपको इक्विवेलेंट दिखा रहा है, तो ये दो टर्म आपस में मिलकर एक सिंक फंक्शन बना दिए। क्लियर? नाउ दिस वन इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनआरजेड। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ इन सेकंड स्टेप,
In second step, we calculate the autocorrelation of polar pulse. अब polar का behavior कैसे होता है? When we are getting the message as 1 at that time, for the representation of line code we use plus a voltage, and for representation of 0 we use minus a voltage. सिर्फ और सिर्फ दो पोलैरिटी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना होता है ऑटो कोरिलेशन में? वी नो दैट द ऑटो कोरिलेशन इज नथिंग बट एस्टिमेशन ऑफ टू डिफरेंट पल्सेस, है ना। ऑटो कोरिलेशन का यूज क्यों करते हैं? दो पल्सेस के बीच में सिमिलरिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, estimation of two different pulses, one is AL and another one is the AL minus n. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं कुछ इसमें आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं यहाँ पे AL माइनस 1 कहता हूँ, है ना। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहली पल्स और दूसरी पल्स के बीच में सिमिलरिटी चेक कर रहा हूँ। बात यहां तक समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे L माइनस 2 कहा, है ना, अगर मैं यहाँ पे कहा L माइनस 2, दैट मीन्स मैं अगर n की वैल्यू 2 पुट अप कर रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ पहली पल्स और थर्ड पल्स के बीच में सिमिलरिटी चेक करना। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट अप कर दी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? पहली पल्स और फोर्थ पल्स के बीच की सिमिलरिटी चेक करना। बात समझ में आई आप लोगों के? यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट अप कर दिया तो दोनों AL हुए, तो मतलब उसी पल्स का उसी पल्स के साथ चेक करना। अब ये मैं बार बार जो पल्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ सकता है। देखिए बेटा, होता क्या है, जब हम कोई भी वेवफॉर्म बनाते हैं ना, जैसे 2 मिनट समझने के लिए हम इसको देखते हैं। जैसे ये वेवफॉर्म है मैंने बनाई NRZ की, है ना, तो ये एक पल्स हुई बेटा, ये एक पल्स हुई, ये एक पल्स हुई। बात यहां तक क्लियर है? अगर मैं इसका बिहेवियर इसके साथ चेक करूंगा तो इसका मतलब होता है AL और AL माइनस 1 को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, है ना। अगर मुझे इसको और इसको चेक करना है तो इसका मतलब हुआ AL और AL माइनस 2 को आपस में चेक कर रहा हूं, के बीच में सिमिलरिटी चेक कर रहा हूं। अगर मुझे इसके और इसके बीच में कंपैरिजन करना होगा तो मैं क्या करूंगा? AL और AL माइनस 3 के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, के बीच में एस्टिमेशन कर रहा हूँ। बात यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? हम कंपेयर करने जा रहे हैं, हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं, हम सिमिलरिटी चेक करने जा रहे हैं बिटवीन AL एंड AL माइनस n, है ना, टू फाइंड आउट सिमिलरिटी बिटवीन देम। सबसे पहले मैं n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख देता हूँ। क्लियर है? n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख दिया। अब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख दिया, यहाँ पे मुझे किस किस के बीच में देखना है? AL और AL माइनस n, है ना, और जहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स है तो चार कॉम्बिनेशन श्योरली जनरेट होंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1। बात समझ में आई? ऐसा क्यों? क्योंकि AL अलग होगा, AL माइनस n अलग होगा, है ना। अगर मान लो यहां तक समझ में आई? अच्छा, मैं एक टर्म को इसी को आगे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू को 0 पुट अप कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू को जैसे मैं 0 पुट अप करूंगा तो AL और AL हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि AL की वैल्यू जो होगी, अगले AL की वैल्यू भी मुझे वही रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं दोनों की वैल्यू को सेम रखूंगा तो डेफिनेटली सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशंस मेरे पास जनरेट हो पाएंगे। बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को? इसलिए यहाँ पे हमने दो अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखे, नहीं तो आपका ये डाउट होगा कि यहाँ पे भी हम 0 0 0 1 1 0 1 1 चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंसिडर करके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। बात यहां तक समझ में आई? क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि जब मैं n की वैल्यू को 0 रखूंगा तो ये भी AL हो गया, ये भी AL हो गया, मतलब मुझको अगर मैं AL की वैल्यू को प्लस A ले रहा हूं तो अगले AL की वैल्यू को भी मुझे प्लस A ही लेना होगा। बात यहाँ तक समझ में आई? लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे AL और AL माइनस n, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो अगले की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो अगले की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। बात यहाँ तक समझ में आई? तो वही का कॉम्बिनेशन है। देखो, अगर फर्स्ट पल्स हमारी 0 हुई तो अगली पल्स हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर पहली पल्स हमारी 1 है तो अगली पल्स हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो उसके बेसिस में ये चार डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस एम्पलीट्यूड का यूज करते हैं? वी आर यूजिंग द माइनस ए एम्पलीट्यूड, एंड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 वी आर यूजिंग प्लस ए, है ना। तो हम यहाँ पे जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस ए यूज किया, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्न माइनस ए एंड माइनस ए हियर। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो जब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे माइनस ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो वी आर गेटिंग प्लस ए स्क्वायर हियर, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस ए एंड प्लस ए, देन एट द टाइम वी आर गेटिंग माइनस ए स्क्वायर हियर।
क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हर एक कॉम्बिनेशन के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1/4 1/4 1/4 1/4। सीधे से बात समझ में आई। और उसके बाद क्या होगा, हम कैसे निकालते हैं ऑटो कोरिलेशन, जो भी हमारा ए एल माइनस जो भी हमारा कॉम्बिनेशन होता है, जो भी हमारा एस्टिमेशन होता है, उसको डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है ना। ऑटो कोरिलेशन को समझने के लिए आप डायरेक्ट ये जान सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो आप डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ ए एल माइनस एन कह सकते हैं इसे। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक मल्टीप्लिकेशन को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे 0 मिला। मतलब अगर n की वैल्यू को अगर मैं ग्रेटर देन 1 रखता हूँ, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग ऑटो कोरिलेशन एज 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सबको। नाउ इन सेकंड पॉइंट, इफ वी आर पुटिंग n equals to 0 at that time, we have to put n equals to 0 here, so we are getting al and al। तो जब यहाँ पे दोनों जगह ए एल हो जाएगा, तो एट दैट टाइम आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग ए एल स्क्वायर हियर, है ना। तो अब क्या होगा कि अगर मैं एक को प्लस ए ले रहा हूँ, तो मुझे अगले को भी प्लस ए ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ए एल है, ये भी ए एल है। तो अगर दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एट दैट टाइम वी आर गेटिंग ए स्क्वायर। और अगर मैं मेरा पहला माइनस है और अगला भी माइनस है, एट दैट टाइम वी आर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग द सेम एज प्लस ए स्क्वायर हियर, है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशन है, तो हर कॉम्बिनेशन के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो इसके भी होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक, अब सेम इसको भी जब मैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में पुट अप करूंगा, तो a² / 2 प्लस a² / 2 जब मैं आपस में ऐड करूंगा, तो a² आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जब मुझे ऑटो कोरिलेशन मिल गया, और जब मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म मिला, तब हमें क्या जरूरत है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के जनरलाइज्ड इक्वेशन की जरूरत आती है। दिस वन इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। हियर दिस वन इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड दिस वन इज द ऑटो कोरिलेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज नथिंग बट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन। या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जेट पल्स एज वेल एज ऑटो कोरिलेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। कहाँ निकाले थे हमने, ये निकाला है हमने, एक्स एफ की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाला है, टी बी सिंक ऑफ एफ टी बी निकाला है हमने। तो उस एक्स एफ की वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे, और जो भी हमारी एक्स एन की वैल्यू है उसको पुट अप करते जाएंगे। जब हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम एक्स एन की वैल्यू, जब हम एन की वैल्यू को 0 पुट अप किए तभी हमें ए स्क्वायर मिला है, लेकिन जब हम एन की वैल्यू को 1 या 1 से ग्रेटर कुछ भी पुट अप करते हैं, तो उस समय हमें ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू 0 मिल जाती है ना। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट वैल्यू तभी करेगी जब n इक्वल टू 0 करूंगा। तो n इक्वल टू 0 किया मैंने, तो आर ए ऑफ 0 हो गया। लेकिन जब एक्सपोनेंशियल पार्ट में भी 0 हो जाएगा, तो ई रेस्ट एक्सपोनेंशियल पार्ट सीधे सीधे हट जाएगा ई रेस्ट पावर 0 मान के। लेकिन जब मैं सेकंड पार्ट की बात, जब मैं समेशन के लिए सेकंड जब मैं सॉल्व करूंगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो आर ए 1 की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट की तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता उस समय। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ n इक्वल्स टू 0 में मुझे ये ऑटो कोरिलेशन ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, उस समय एक्सपोनेंशियल पार्ट की वैल्यू हमारी 1 रहेगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये ए स्क्वायर वाला टर्म ही यहाँ मिलेगा। ठीक, तो अब जो ए स्क्वायर वाला टर्म है उसको जब मैं सामने वाले सिंक फंक्शन के साथ मेंशन करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो दिस वन इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जेट पोलर पल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो जितने भी हम लोग अभी तक पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए डेरिवेशन देखे हैं, 2 क्लास पहले हमने देखा था एनआरजेड यूनिपोलर, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है एनआरजेड बाइपोलर, और इस क्लास में हम लोगों ने देखा है एनआरजेड पोलर। ठीक है, तो ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके थ्रू हम लोग ये चेक करते हैं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, इस इक्वेशन के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे पावर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं।